एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन और साइंस बेस्ड है। एस्ट्रोलॉजी में डर और वहम ज़्यादा फैला दिया गया है। जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं वो भी कहते हैं कि एक अच्छा फिजिशियन वो तभी बन सकता है जब तो उसको एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो। सूर्यदेव डिसिप्लिन बताते हैं, सूर्यदेव अथॉरिटी बताते हैं, सूर्यदेव आपका नेतृत्व क्षमता बताते हैं, सूर्यदेव आपको बताते हैं कि समय का पाबंद होना। 8 नंबर जो है और जो 7 नंबर है उनको कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि ये साल एनर्जी का है, ये लाइफ का है, ये लाइट का है, ये नई क्षमताओं के उदय का है, ये न्यू बिगनिंग का है। देखिए, डिवोर्स के केसेस बढ़ने के 2 रीजन हैं। पहली बात तो व्यक्ति का व्यक्तिगत बिहेवियर बदलता जा रहा है। आज के ज़माने में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है। मंगल है, मंगल गुस्से को बढ़ाएगा, तो गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा होंगे तो फिर वो डिवोर्स तक व्यक्ति को ले जाएगा। आपका 6th हाउस मजबूत है और 11th हाउस मजबूत है, तो कैरियर बहुत स्मूथ होगा ही होगा आपका। तो सही डायरेक्शन जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। 2 रेखाएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। जन्मांक और मूलांक में अंतर होता है। हेलो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड प्रेडिक्शन या बिलीफ पे नहीं जबकि रियल लाइफ फैक्ट और लॉजिक पर बेस्ड होने वाला है। आज हमारे ज़लेरियो मीडिया के पॉडकास्ट पर एस्ट्रोलॉजर शिवाजी आए हुए हैं, जो हमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, पाम हिस्ट्री एंड वास्तु से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़लेरियो मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपने शो पे बुलाया। सर, अब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जरूर जरूर। सर, आज का यूथ जो है वो एस्ट्रोलॉजी को अंधविश्वास समझता है, तो आप उन्हें कैसे बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन और साइंस बेस्ड है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी अंधविश्वास लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में डर और वहम ज़्यादा फैला दिया गया है, ठीक है, जबकि ये एक प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड रिसर्च है। इवन इसको इतना अच्छा मानने की वजह मैं आपको बताऊंगा कि जो हिप्पोक्रेट्स हैं, जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, वो भी कहते हैं कि एक अच्छा फिजिशियन वो तभी बन सकता है जब तो उसको एक अच्छी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज हो। जो कि चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं, उन्होंने भी उसको इतना वैल्यूएबल माना है। लेकिन मेन बात ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी जानते नहीं हो, और जब तक जानोगे नहीं तो फिर आपको ये अंधविश्वास लगेगा। मैं कहता हूँ आप आइए, जानिए, समझिए और फिर इसको बोलिए क्या है क्या नहीं। इससे पहले भी खगोल शास्त्र में जैसे आप मौसम का अध्ययन करते हो तो आप बताते हो कि आज पानी बरसेगा नहीं बरसेगा, जो फोरकास्ट होता है, वेदर फोरकास्ट होता है। ऐसे ही हम लोग भी बताते हैं कि आगे सिचुएशन ऐसी आ सकती है या नहीं आ सकती है। ये एक कैलकुलेशन होता है कि ऐसा हो सकता है, संभावना बनाई जाती है। अगर आप अपने एक्ट सही करते हो तो चीज़ें सही हो जाती हैं, गड़बड़ करते हो चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है आपके एक्ट पर भी। ये नहीं है कि एकदम सब कुछ आप उसी पे बेस कर दीजिए। ये कहीं ना कहीं आपका एक गाइडेंस होता है, एक टॉर्च का काम करता है एस्ट्रोलॉजी। तो अगर एज ए टॉर्च लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ओके सर, अब हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं 2026 के बारे में। इसका मेन नंबर 1 है जो लीडरशिप, न्यू बिगनिंग को दिखाता है। तो 2026 का इंडिया और वर्ल्ड पर इसकी एनर्जी का कैसा इम्पैक्ट रहेगा? देखिए, सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक होता है कि 2026 अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें, जैसे आपने बोला कि नंबर 1 आता है, तो 2026 जब हम पूरा टोटल करेंगे तो आता है 1 नंबर। 1 नंबर जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। अब सूर्य देव क्या क्या बताते हैं? सूर्य देव डिसिप्लिन बताते हैं, सूर्य देव अथॉरिटी बताते हैं, सूर्य देव आपका नेतृत्व क्षमता बताते हैं, सूर्य देव आपको बताते हैं कि समय का पाबंद होना, ठीक है। अगर आपके अंदर ये सब चीज़ें हैं तो वो सूर्य देव आपके ऊपर ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट डालेंगे। तो जब ये चीज़ें बढ़ेंगी, तो अगर वर्ड की बात करें, पहले तो हम बात करते हैं वर्ड की। वर्ड में अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति अथॉरिटी के लिए युद्ध करेगा, तो इधर युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता होगी, जिसके अंदर डिसिप्लिन होगा, जो देश अपनी मतलब साम्राज्य को बढ़ाना चाहेगा, आप देखेंगे वो दूसरे देश पे कब्जा करने का प्रयास करेगा, उस पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। तो कहीं ना कहीं युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं वही देश आगे तरक्की करेगा जिसमें नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी, जो एनर्जेटिक होगा, जो कुछ करना चाहेगा। अगर आप डरेंगे, दबेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये साल उन्हीं के साथ देगा जो वीर है। इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकती हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप देखेंगे कि नए चेहरों का उदय होगा,
चाहे पॉलिटिक्स में ले लेंगे या किसी भी क्षेत्र में ले लेंगी, जो व्यक्ति कुछ नया करना चाहेगा वो आगे बढ़ के आएगा और यहाँ पे कई नए चेहरे आपको इस साल दिखेंगे जो कुछ नया करते हुए नजर आएंगे। सर 2026 कौन से नंबर्स, बर्थ नंबर्स के लिए सबसे ज़्यादा लकी और सबसे ज़्यादा रिस्की हो सकता है? सूर्य देव का जो ये साल है, एक नंबर आता है। अब एक नंबर जो सपोर्ट करता है वो 3 नंबर को सपोर्ट करता है, 5 नंबर को सपोर्ट करता है, 9 नंबर को सपोर्ट करता है और ले देकर 6 नंबर को भी सपोर्ट करता है। तो ये जो नंबर्स वाले जिनका भी जन्मांक इन सब नंबरों में आता है, जो किसी महीने की इन तारीखों में पैदा हुए हैं, तो उनके लिए सूटेबल रहेगा। जबकि अगर आप सबसे ज़्यादा खतरनाक देखेंगे या दिक्कत वाला देखेंगी तो 8 नंबर जो है और जो 7 नंबर है उनको कहीं ना कहीं समस्याएं पैदा होंगी इस साल में। 6 नंबर वालों का सामान्य रहेगा या 2 नंबर वालों का भी सामान्य रहेगा। सर अब हम आगे बढ़ते हैं और पॉलिटिक्स की फील्ड की बात करते हैं, जहाँ पे डेस्टिनी और पावर सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो सर 2026 में हमें नए चेहरे देखने को मिलेंगे या वही पुराने लीडर्स ही ग्रो करेंगे? देखिए, सूर्य, चूंकि ये साल सूर्य का है, सूर्य हमेशा एक नई ऊर्जा लेके आते हैं, तो जो व्यक्ति के अंदर नया जोश, नया उत्साह होगा वो आगे लीड करेगा। यानी कि जो व्यक्ति इस पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा एनर्जी से वर्क करेंगे तो पुराने लोगों की अपेक्षा नए लोगों को नया अवसर मिलेगा इस पॉलिटिक्स में। उसमें आप देखेंगे जो नए साल में जो नए चेहरे हैं वो उभर के आएंगे, उनका दमखम बढ़ेगा और वो कुछ नया और अच्छा करेंगे पॉलिटिकल फील्ड में। सर न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी डेट्स या कौन से मंथ पॉलिटिशियंस के लिए बेस्ट रहेगा कम बैक करने के लिए? अगर न्यूमरोलॉजी की बात करें तो मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर बेस्ट मंथ रहेगा। सर जो पॉलिटिशियन पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या 2026 उनके लिए कमबैक ईयर होगा? देखिए, इसका क्या होता है कि जैसे सफ़र कर रहे हैं तो हर व्यक्ति का अपना एक जन्मांक होता है। अगर हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है कि उनका जन्मांक वो जो ईयर के नंबर को कॉपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो कमबैक करेंगे, अगर नहीं कर रहा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें उनके साथ बनी रहेंगी। सर जैसे कोई यूथ लीडर पॉलिटिक्स में एंट्री लेना चाहता है, तो क्या 2026 उसके लिए ये बेस्ट ईयर होगा? सबसे बेस्ट ईयर होगा मैं कहूँगा, क्योंकि ये साल एनर्जी का है, ये लाइफ का है, ये लाइट का है, ये नई क्षमताओं के उदय का है, ये न्यू बिगनिंग का है। तो जो भी व्यक्ति न्यू बिगनिंग करना चाहता है क्लियर विजन के साथ, उसके लिए ये साल बेस्ट है। सर अब हम आगे मूव करते हैं वास्तु की तरफ। बिना कुंडली देखे वास्तु से ही हम अपने घर का, अपने वर्क प्लेस का सही चयन कर सकते हैं। तो सर ऐसे कौन से कॉमन वास्तु मिस्टेक्स होते हैं जो हमारे हेल्थ इशू को ट्रिगर करते हैं, जैसे बीपी, स्लीप डिसऑर्डर, इन सब पे? देखिए, अगर आपका सोने का जो मतलब सोने का जो तरीका है वो गलत है, वो भी ट्रिगर करता है। अगर आप नॉर्थ साइड में पैर करके सो रहे हैं तो भी दिक्कत हो सकती है आपको। अगर आपके बाथरूम का दरवाज़ा खुला रहता है तो भी दिक्कत हो सकती है आपको। अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट साइड डायरेक्शन में है तो भी दिक्कत हो सकती है आपको। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्रिगर करती हैं, हेल्थ इशू को बढ़ाती हैं। सर घर में कौन से वास्तु के जोन्स का इम्बैलेंस फाइट्स को, फाइनेंस लॉसेस को ट्रिगर करता है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है, जो ईशान कोण है, वो एकदम साफ़ सुथरा अच्छा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। और जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो भारी होनी चाहिए। अगर इसमें इम्बैलेंस है तो ये भी सबसे बड़ी दिक्कत पैदा करती है, कहीं ना कहीं आपकी इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर शॉप, ऑफिस या किसी फैक्ट्री में कौन से वास्तु टिप्स को अगर हम इग्नोर करते हैं तो बिजनेस लॉस होता है या बिजनेस रुक जाता है, अच्छा नहीं चलता है? 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस चलता है 2 चीज़ों से। आप किधर बैठे हो, कहाँ बैठे हो, ये डिपेंड करता है। सबसे सही डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बैठने के लिए। अगर आप उस साइड नहीं बैठे हो तो भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मेजर दिक्कत पैदा करेगा। दूसरी बात, आपका जो कैश काउंटर है वो किस दिशा में है, किस दिशा में ओपन हो रहा है, ये भी एक मेजर फैक्टर होता है जो कहीं कहीं बिजनेस को दिक्कत पैदा करता है। सर जो लोग जिनकी जॉब में बार बार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं,
क्या उसमें वास्तु इम्पोर्टेंट है, लाइक उनके स्टडी डेस्क या उनका जो रूम है उसका कोई प्रभाव पड़ रहा है उनकी जॉब पे, जो उनको बार बार अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं? देखिए, आप जिस परिवेश में रहते हो, आप जहाँ जाते हो, जिन लोगों का संग करते हो, हर एक चीज़ आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। अगर आप अभी किसी ठंडे रूम में जाओगे तो वहाँ की ठंडक आपको दिक्कत पैदा करेगी, किसी गर्म रूम में जाओगे वहाँ की गर्मी दिक्कत पैदा करेगी। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ता है। ऐसे ही वास्तु का भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठ के स्टडी करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मन ही नहीं लगे पढ़ाई में। इसलिए लोग कहते हैं कि इस साइड में बैठ के स्टडी करनी चाहिए या नॉर्थ साइड में बैठ के स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं व्यक्ति को एनर्जेटिक करती हैं, पढ़ाई के प्रति कंसंट्रेशन बढ़ाती हैं। लेकिन ऐसे ही जॉब का ले लीजिए, अगर आपका डायरेक्शन ही गलत है तो आपका मन ही नहीं लगेगा। जब मन ही नहीं लगेगा तो चीज़ सुचारू रूप से चलेंगी ही नहीं। सर, आप कुछ ऐसे वास्तु टिप्स हमें दीजिए जिससे हम अपना लाइफ इम्प्रूव कर सकें। देखिए, लाइफ इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपको मेजर जो 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो जो भी काम सबसे अच्छा है मैं मानता हूँ ईस्ट डायरेक्शन होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है। इस पे फोकस होकर जो भी काम करेंगी या इधर साइड रह के जो भी काम करेंगे वो ज़्यादा फ्रूटफुल होता है। इधर स्टडी करनी है तो आप ईस्ट साइड में चेहरा करके स्टडी करिए या नॉर्थ साइड में चेहरा करके स्टडी करिए, या आपको लेटना हो तो भी ईस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो अगर आप ये डायरेक्शन ध्यान देंगे तो सबसे बेस्ट होता है। इजी वे में बता रहा हूँ। सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डाइवोर्स हो रहा है, इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहे हैं लोग, तो क्या इसके लिए उनका ईगो रिस्पॉन्सिबल है या प्लैनेट्स? देखिए, हर चीज़ का एक रीज़न नहीं हो सकता है, कई रीज़न होते हैं। प्लैनेट्स आपको इनर वे में परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बिहेवियर है अगर वो बाहर से गड़बड़ होता जा रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। अगर आपके अंदर ईगो है तो बट नेचुरल मैरिज में इशू होगा, लेकिन ईगो अगर आता कहाँ से? ईगो आता है मार्स से। कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर मार्स का प्रभाव है, सन का प्रभाव है, तो वो ईगो क्रिएट करेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उसको बढ़ाना है या उसको कंट्रोल करना है। अगर आपको पता है उससे मैरिज में दिक्कत हो रही है तो आप उसे कंट्रोल करिए। तो हमारे पास जब कोई सजेशन के लिए आता है मैं पहले यही बताता हूँ कि जो दिक्कत है आप उसको रिफॉर्म करिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन दिक्कत क्या है कि व्यक्ति रिफॉर्म ही नहीं करना चाहता है। आप जब रिफॉर्म ही नहीं करोगे, कोई सुधार नहीं करोगे, तो चीज़ें बढ़ेंगी और बढ़ेंगी तो वो उस लेवल तक आपको ले जाएंगी जहाँ पे सेपरेशन हो गई हो। सर, आजकल जैसे बहुत ज़्यादा डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, डाइवोर्स के केसेस बढ़ने के 2 रीज़न हैं। पहली बात तो व्यक्ति का व्यक्तिगत बिहेवियर बदलता जा रहा है। आज के ज़माने में व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया है, तो उसको लगता है मुझे दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक कहने के प्रकार एक दूसरे को वैल्यू देने की जो भावना है वो बहुत कम होती जा रही है, प्लस ईगो बढ़ता जा रहा है। तीसरी बात, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग की कमी होती जा रही है। तो इसमें पहली बात तो बिहेवियर बहुत मेजर रोल अदा करता है। दूसरी बात यह है कि अगर ग्रहों में राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव या मार्स का प्रभाव आपके 7th हाउस से हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं मैरिज क्रिएट करता है, बट वो संभावना होती है। प्रैक्टिकलिटी या एक्शन आपके एक्शन पे डिपेंड करता है। मेन रूल कि आप एक्शन कैसा लेते हो। कोई चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आप उसके ऊपर एक्ट कैसा करते हो, ये आपके कंक्लूजन पे डिपेंड करेगा। फिर सर, ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जो रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, डोमिनेंस क्रिएट करते हैं? अभी जैसे मैं बात कर रहा था राहु का, और राहु का मेजर रोल होता है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। अगर मिसकम्युनिकेशन की बात करें तो मरकरी का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर ईगो की बात करें तो सन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सब इन सब ग्रहों का मेन रोल होता है जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर ईगो को बढ़ाते हैं, गुस्से को बढ़ाते हैं। मंगल है, मंगल गुस्से को बढ़ाएगा, तो गुस्से की वजह से लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा होंगे तो फिर वो डाइवोर्स तक व्यक्ति को ले जाएंगे। सर, ऐसे कौन से ज़ोडिएक साइन है या न्यूमरोलॉजी नंबर्स हैं जो अ, जो रिलेशनशिप में ज़्यादा कंट्रोलिंग होते हैं या इम्पल्सिव होते हैं? एक राशि है मेष राशि, एक सिंह राशि, और एक राशि है वृश्चिक राशि। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं।
सर आप हमें कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताइए जैसे जो कपल्स के सेपरेशन के पहले उन्हें करना चाहिए ताकि उनका रिलेशनशिप ना खराब हो, ना टूटे। ऐसा कुछ रेमेडीज़ बताइए ऑडियंस को। मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगा कि आपसी तालमेल, आपसी सामंजस्य बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके अंदर, आपको पता है कि ईगो की वजह से ईगो क्लैश हो रहे हैं हमारे, आपको पता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मैच हो रही, तो आप एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। और अगर आपको उपाय के तौर पे करना चाहिए तो आपको वीनस का उपाय करना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है तो मर्करी का उपाय करना चाहिए। 2 उपाय कारगर होते हैं। तो सर अब हम आगे मूव करते हैं और करियर के बारे में पूछते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का करियर के फील्ड में क्या महत्व है? जी जी, देखिए आजकल हर युवा जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। अब अगर वो कुछ ना कुछ करना चाहता है तो वो जो सेल्फ की बात करेंगे तो आता है पहला लग्न। लग्न राशि होती है, 12 हाउसेस होते हैं। पहला हाउस होता है वो व्यक्ति का स्वयं का होता है, लग्न होता है। अगर आपका पहला हाउस मजबूत है, आपका 10th हाउस मजबूत है, आपका 6th हाउस मजबूत है और 11th हाउस मजबूत है, तो कैरियर बहुत स्मूथ होगा ही होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपका 7th हाउस बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर 7th हाउस, 2nd हाउस और 11th हाउस मजबूत है तो आप बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर अगर बिजनेस, जॉब, क्रिएटिव फील्ड में, आईटी सेक्टर में, पॉलिटिक्स में हमारे कौन-कौन से हाउसेस एक्टिव होना चाहिए? अभी जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको जॉब करना है तो पहला हाउस एक्टिव होना चाहिए, छठा हाउस एक्टिव होना चाहिए, 10th हाउस एक्टिव होना चाहिए और 11th हाउस एक्टिव होना चाहिए। अगर आपको बिजनेस करना है, 2nd हाउस एक्टिव होना चाहिए, 7th हाउस एक्टिव होना चाहिए और 11th हाउस एक्टिव होना चाहिए। अगर आपको पॉलिटिक्स करना है तो 4th हाउस एक्टिव होना चाहिए, 5th हाउस एक्टिव होना चाहिए, 10th हाउस एक्टिव होना चाहिए और 11th हाउस एक्टिव होना चाहिए। और अगर को टेक्निकल फील्ड में जाना है तो 3rd हाउस और 8th हाउस और 5th हाउस बहुत अच्छी मात्रा में एक्टिव होना चाहिए, तभी वो आपको रिजल्ट देगा। सर एस्ट्रोलॉजी में करियर कन्फ्यूजन का मेन रीज़न क्या होता है? देखिए, करियर में कन्फ्यूजन तब होती है जब आपका कहीं ना कहीं लग्न कमज़ोर स्थिति में बैठा हो या 10th हाउस कमज़ोर स्थिति में बैठा हो। जब ये दो घर कमज़ोर स्थिति में बैठे होते हैं, या उसके साथ साथ अगर आप देखेंगी राहु का प्रभाव हो, बुध कहीं ना कहीं कमज़ोर स्थिति में बैठा हो, तो भी व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले पाता है, तो करियर को लेके बहुत ज़्यादा पसोपेश में रहता है। तो इन ग्रहों पे वर्क करना चाहिए तो उसको उसका आउटपुट मिलेगा। सर अब हम आगे मूव करते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि 2026 एआई, डिजिटल इनोवेशन का ईयर होने जा रहा है। तो क्या सर 2026 में तो बिज़नेस के लिए सर 2026 एक्सपेंशन का ईयर होगा या सर्वाइवल का? देखिए 2026 सूर्य का साल है, जो लाइफ का है। लाइफ को डिनोट्स करता है, लाइट को डिनोट्स करता है, न्यू बिगनिंग को डिनोट्स करता है, एनर्जी को डिनोट्स करता है। और कहीं ना कहीं आप देखेंगी कि डिसिप्लिन को डिनोट्स करता है। अगर आप समय के साथ नहीं आगे बढ़ेंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो ये साल में जो व्यक्ति कुछ नया करना चाहेगा, कुछ बेहतर करना चाहेगा, सही विजन के साथ कुछ अच्छा करना चाहेगा, वो अवश्य आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, चाहे वो किसी फील्ड में हो। एक बात और, एआई का ज़माना है, अगर आप स्लो चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। सर एआई, ऑटोमेशन और ले ऑफ के बीच एस्ट्रोलॉजी क्या सिग्नल देती है? देखिए एस्ट्रोलॉजी सीधे बताती है कि सूर्य के साल में आपको रफ्तार पकड़नी पड़ेगी, आपको मल्टी टैलेंटेड होना पड़ेगा। अगर आप पुराने ढर्रे पे चलेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। सर 2026 में सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या होगा, डेस्टिनी या हार्ड वर्क? ये अच्छा क्वेश्चन है। हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए कि लक सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहूँगा मेहनत सबसे पहले मायने रखती है, एक्शन विद सही टाइमिंग के साथ। अगर आपकी टाइमिंग गलत है, आप सिर्फ एक्शन ही ले रहे हैं, आप सिर्फ मेहनत ही कर रहे हैं, लेकिन आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उल्टा वापस आना पड़ेगा। तो सही डायरेक्शन जो है वो आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में प्रयास करना चाहिए, और उस डायरेक्शन में अगर आप प्रयास करेंगे तो सफल होंगे। तो मैं कहूँगा आपको सही डायरेक्शन में प्रयास करने का जो तरीका बताएगी वो एस्ट्रोलॉजी बताएगी, बट एक्शन टोटली डिपेंड करेगा, आपको लेना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस होंगे। सर 2026 का
सबसे पावरफुल नंबर कौन सा है? ऑफ कोर्स नंबर 1, जिन भी व्यक्ति का जन्म किसी महीने के 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है या 28 तारीख को हुआ है, तो एक नंबर जन्मांक आता है, वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा इस साल। सो पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड आईटी, इन तीनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिस्की फील्ड कौन सा रहेगा 2026 में? अभी मैं फिर बात करूंगा, देखिए पॉलिटिक्स में कोई रिस्क नहीं है, बिजनेस में रिस्क वही जो रिस्क लेगा वही आगे बढ़ेगा, मैं ये कहूँगा। तो कोई रिस्क बात नहीं है, अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं तो ये सूर्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो व्यक्ति रिस्क टेकर होगा वो आगे बढ़ेगा। और अगर हम तीसरा क्या पूछा हमने? आईटी, बिजनेस, हाँ, पॉलिटिक्स। आईटी फील्ड में मैं फिर वही कहूँगा, अगर आप अपने में कुछ नया नहीं ला रहे हैं, आप समय के साथ नहीं चल रहे हैं, आप वक्त के पाबंद नहीं हैं, आप कुछ नया नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप पीछे छूट जाएंगे। सर, अगर 2026 में नाम चेंज करना चाहते हैं कंपनी का या अपना खुद का या किसी चीज़ का, तो क्या वो लकी साबित होगा हमारे लिए या अनलकी? देखिए, नाम चेंज करना लकी होता है। आप देखेंगे कि कई पिक्चरों के नाम खराब करके उन पिक्चरों को हिट कर दिया गया। जैसे कोई मिल गया हो, आप देखेंगे उसमें भी कहीं ना कहीं नाम में चेंज किया गया है। तो इस तरह नाम चेंज करके आप प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के और आपके जन्मांक और भाग्यांक के हिसाब से उसको जब चेंज करवाएंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। सर, आप हमें कुछ एस्ट्रो हैबिट्स बताइए जिससे हम अपना लाइफ इम्प्रूव कर सकें। भले हम किसी फील्ड के हो, लेकिन हमारी लाइफ एक अच्छी डायरेक्शन में जाए, सही डायरेक्शन में जाए। ऐसे कुछ टिप्स दीजिए ऑडियंस को। देखिए, मेरा हमेशा एक चीज़ मानना रहा है, अगर आप ऑनेस्टी से वर्क कर रहे हैं, आपको समय की पहचान है, आप सही समय पे हिट करना जानते हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं और सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। डायरेक्शन जो है आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए जो हमारे लिए बेहतरीन हो। उसके लिए आपकी पर्सनल कुंडली सबकी अलग अलग होती है, उस हिसाब से कोई भी व्यक्ति उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकता है। सर, जैसे 2026 को लेके कुछ लोग डरे हुए हैं, तो सर आप उनको क्या स्ट्रॉन्ग एस्ट्रो मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी डर का विषय नहीं है, एस्ट्रोलॉजी एक नए जीवन देने का विषय है। एस्ट्रोलॉजी आपको नई दिशा, नया होप देती है। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हो तो आपको डरना नहीं चाहिए। खासकर 2026 जो लाइफ एंड लाइट का साल है, ये नया जीवन देने वाला है। हाँ, अगर आप डरेंगे, आप रुकेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जो व्यक्ति रिस्क लेने जाने जानता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ने जाता है, जिसके अंदर नेतृत्व क्षमता है और जो कुछ करना चाहता है, वो अवश्य आगे बढ़ेगा। ये साल उसको बहुत सपोर्ट करने वाला है। सर, अब हम अपने एपिसोड के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं, तो आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, ये साल जो सूर्य को डिनोट्स करने वाला साल है, ये अथॉरिटी का साल है, ये नेतृत्व क्षमता का साल है, ये कुछ ना कुछ नया करने का साल है। तो आप बिल्कुल भी शांत मत बैठिए, आपके मन में जो भी है उसको सही डायरेक्शन में, सही टाइमिंग पे अच्छा करने का प्रयास करें, उसमें और बेहतर करने का प्रयास करें, आप अवश्य विजयी होंगे। सर, जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप हथेली बहुत अच्छा देखते हैं, जी जी। तो आप मुझे ये बताइए कि हमारी हथेली में ऐसी कौन सी रेखा होती है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी लव मैरिज हो जाएगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हर युवा लव मैरिज ही करना चाहता है। यस ठीक सर। है, तो मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप किसी की ये हर्ड लाइन होती है, हर्ड मतलब आपके लव लाइफ को भी कनेक्ट करती है ये लाइन। अगर ये रेखा बीच में चली जा रही है, मिडिल फिंगर के नीचे चली जा रही है, तो ये भी एक लव मैरिज का संकेत करती है। इवन अगर आपकी ये रेखा सीधे यहाँ पे चली जाती है जुपिटर माउंट पे, ये तो, और जुपिटर माउंट पे क्रॉस बना हुआ है और ये रेखा यहाँ तक पहुँच जाती है स्ट्रेट वे में, तो भी लव मैरिज का ये संकेत करती है। दो रेखाएं स्पष्ट रूप से बताती हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली बात है, ये रेखा टूटी नहीं होनी चाहिए, ये कटी नहीं होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं वो ब्रेक का भी संकेत करती है कि व्यक्ति की लव लाइफ ब्रेक हो जाती है। सर, आगे हम ये जानना चाहते हैं कि किन किन राशियों की जो लव मैरिज होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है, और किन किन राशियों को बहुत स्ट्रगल के बाद लव मैरिज होती है या नहीं होती है? देखिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन एक मैं मोटे तौर पे बता सकता हूँ। जैसे अगर आपकी राशि मेष है, अगर आपकी राशि वृषभ है, अगर आपकी राशि तुला है, अगर आपकी राशि कन्या है, तो ये बहुत अच्छे संयोग होते हैं जो बहुत ईजी वे में व्यक्ति की लव मैरिज हो जाती है।
बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही जन्मांक होते हैं। अगर आपका जन्मांक 1 है, 2 है, 5 है और 6 है, तो इनकी भी लव मैरिज होने के बहुत अच्छे योग होते हैं। अगर व्यक्ति प्रयास करता है तो बहुत ईजी वे में हो जाता है। सर जैसे कि ये सन का ईयर है और जो मूलांक 1 है हमारा, तो उनका 2026 कैसा रहेगा? लाइक उनकी मैरिज का क्या योग रहेगा? कैसा जाएगा देखिए, 2026 उनका? सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जन्मांक और मूलांक में अंतर होता है। जन्मांक वो होता है जिस जिस डेट पे आपका जन्म होता है। अब अगर किसी व्यक्ति का जन्म किसी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 तारीख को हुआ है, 28 तारीख को हुआ है, किसी महीने को हुआ है, तो आपका जन्मांक हो जाता है 1। अब चूंकि ये सूर्य का ही साल है और आपका भी जन्मांक 1 है, तो सूर्य नारायण आपके ऊपर विशेष कृपा करेंगे। आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की के अवसर मिलेंगे, आपको आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके अंदर साहस बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने के योग बनते हैं। तो ये साल आपके लिए ओवरऑल हर तरह से वेल्दी और उन्नति कारक होगा। सर जैसे आजकल लोगों को बहुत गुस्सा आता है, तो आप कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजी के हमें टिप्स बताइए जिससे वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर सकें। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि गुस्सा आपके अंदर से आता है और आपको पता गुस्सा आ रहा है। तो जब गुस्सा आ रहा है तो अपने पे कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो आप लिटिल फिंगर में मून स्टोन धारण कर सकते हो, या एक आता है मोती, मोती भी पहन सकते हो। इससे आपको कंट्रोल मिलेगा। सर जैसे जिन्हें गुस्सा आता है वो ऐसे क्या करें? मतलब किस भगवान की पूजा करें या कुछ मंत्र का उच्चारण करें जिससे उनका लाइफ में पीस रहे या मन शांत रहे? अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो पहली बात तो आपको कहीं ना कहीं शिव जी की पूजा करनी चाहिए। और अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। कम से कम 15 से 20 मिनट, 25 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं रनिंग वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, जिससे भी आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। सर आजकल यूथ के बीच ब्रेकअप एंड पैचअप बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, तो ब्रेकअप के बाद लोगों को एंजाइटी होती है, मेंटली वो सही नहीं रहते हैं, ठीक से काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, तो ये किसी प्लैनेट की वजह से होता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सही करने का कुछ एस्ट्रोलॉजी में टिप्स है? जी जी जी। देखिए, अगर किसी का ब्रेकअप होता है तो परेशान होना या एंजाइटी होना एक स्वाभाविक टेंडेंसी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अब ग्रही इफेक्ट की बात करें तो अगर आपका मून प्रभावित हो रहा है, तो जब मून प्रभावित होता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो मनोदशा है वो और ख़राब करता है। ये मून का क्षेत्र होता है हथेली में। अगर ये आपका गड़बड़ है तो आप ज़्यादा जल्दी परेशान हो जाओगे, आप ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो जिसका मून कमज़ोर है वो ज़्यादा जल्दी परेशान होता है, इसलिए उसको मून के उपाय करने चाहिए, जिससे उसको उसका लाभ मिलेगा, उसको शांति भी मिलेगी और एंजाइटी से राहत भी मिलेगी। सर मून को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कुछ टिप्स होंगे कि ऐसा करने से उनका मन शांत हो, स्ट्रेस रिलीज हो, तो ऐसे कुछ टिप्स आप ऑडियंस को शेयर करिए। देखिए, अगर आपको मून अच्छा करना है तो आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप शिव जी की पूजा करिए, आप मंदिर जाइए, आप किसी भी टेंपल जाइए जहाँ पे आपका वहाँ पे रुझान हो। और दूसरी बात ये है कि आप उसका स्टोन भी धारण कर सकते हैं। सर मेरा भी जन्मांक 1 है, तो मेरे लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका जन्मांक 1 है तो वैसे भी ये जो साल है वो 1 नंबर वालों के लिए समझ लीजिए वरदान के तौर पे आया है। तो अगर आप 1 से प्रभावित हैं, आपका जन्मांक 1 है, तो आपके लिए वरदान स्वरूप ये साल रहने वाला है। आपको नए अवसर मिलेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप कुछ नया करेंगी लाइफ में और कुछ बेहतर करेंगी और आपको उन्नति के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। हाँ, आपको करेज बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा डिसिप्लिन बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 2026 मेरा कमबैक ईयर हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता सर है। आगे बढ़ते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो ये किन प्लैनेट्स की वजह से होता है? एस्ट्रोलॉजी में इसका क्या रीजन है? देखिए, आजकल आप देखेंगी चूँकि मोबाइल का ज़माना हो गया है तो बच्चा बच्चा मोबाइल लेके चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पे गेम खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं।
मोबाइल कहीं ना कहीं राहु को डिनोट्स करता है। तो मेन इफेक्ट इसमें राहु का ही है, क्योंकि राहु सबसे बड़ी बाधा देता है पढ़ाई में। अगर बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं राहु प्रभावित कुंडली उसकी होगी ही होगी। और जब राहु का प्रभाव ज़्यादा होता है तो बच्चे का मन पढ़ाई में ना होकर बाकी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो मैं ये सबसे पहले यही कहूँगा कि उसके राहु की ग्रह की शांति करवाएं अगर आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं लगता है। साथ ही मोबाइल से दूरी बना के रखें। अगर वो मोबाइल 24 घंटे चलाना शुरू करेगा तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करेगा। चलिए सर, हम अपने एपिसोड के एंडिंग की तरफ आते हैं और मैं चाहती हूँ आप ऑडियंस को कुछ एस्ट्रो का मैसेज दीजिए कि कैसे वो अपना लाइफ स्टाइल इम्प्रूव कर सकें, अपना जीवन अच्छा जी सकें। उसके लिए आप कुछ टिप्स दीजिए हमारे ऑडियंस को। देखिए, ये साल ऊर्जा का साल है, ये साल कुछ नया करने का साल है, ये साल तरक्की का साल है। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अगर आप एनर्जेटिक रहेंगे, अगर आप करेजियस रहेंगे, अगर आप अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे तो आप अवश्य ये साल कुछ बेहतर करके जाएंगे, क्योंकि ये साल आपको वरदान स्वरूप मिला है जो आपको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे ऐसे ही लॉजिकल एंड पावरफुल कन्वर्सेशन के लिए ज़ोलेरियो मीडिया से कनेक्टेड रहें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे अवेयर एंड स्टे अलाइन। थैंक यू।